गोपाल कृष्ण जोशी जी और उनकी पत्नी उमा, मैं और साथियों को भी जानता हूँ, म्यूनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और ज़्यादा साथियों को पहचानता नहीं हूँ। और आप सबकी उपस्थिति आनंददायी है। आनंद जब होता है जब आप बुद्धि का उपयोग किए बिना दिल से बातें करते हैं, जब आप दिमाग से बात करते हैं तो आनंद आपके पास नहीं रहता, आनंद आपसे दूर चला जाता है। मुझे आनंद इस बात का है कि मैंने आज इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को देखा और स्वाति को भी सुना, गोपाल कृष्ण जोशी को भी सुना, ज़्यादातर जोसेफ को ज़्यादा और किसी को ज़्यादा सुना नहीं। पर मुझे लगता है कि इनकी बातचीत में एक एम्बिशन है, एक महत्वाकांक्षा है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ भारतीय विद्या को यहाँ ले आए। शिक्षा का बिजनेस तो बहुत है, अब सारी यूनिवर्सिटी दुकानें बन रही हैं, कॉलेज और इंस्टीट्यूट दुकानें बन रही हैं, और दुकानें वो होती हैं जिसमें हम बच्चों को केवल उनका पैकेज, बड़ा पैकेज दिलाने की कोशिश करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को बड़ा पैकेज मिल जाए। वो जो पैकेज की लालच है वो हमें बहुत ज्यादा स्वार्थी बनाता है, सेल्फिश बनाता है। कई बार हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा बढ़ा देता है, हमें थोड़ा ऊंचा बना देता है, थोड़ा बड़ा बना देता है, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा रहता है। दोस्तों, मुझे सम सीड ऑफ होप कि स्वाति बहन कुछ नया करना चाहती है और उनके मन में अभी थोड़ा बीज है कि भाई शिक्षा जो है बच्चों को की आय बढ़े, इनकम बढ़े। वो अभी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मुक्ति नहीं है उनकी, शायद हो जाए कभी, लेकिन हाँ, वी हैव सम सीड ऑफ होप। ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति जब आती है जब आपके मन में ये लग जाता है कि तुम देखो यहाँ सोलापुर हो, और ये सोलापुर मराठवाड़ा है, इस मराठवाड़ा के प्रत्येक इंसान को लगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये मेरे लिए है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को फीस देनी पड़ती है, पैसा देना ही पड़ता है, सब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये फीलिंग कैसे आए सबके मन में। तो मैं स्वाति बहन के लिए खास पहले कुछ शब्द कहना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। स्वाति बहन, ये सचमुच आपका सपना साकार होगा, लेकिन ये सपना साकार जब होगा जब आप यहाँ के सोलापुर के जो सवाल है, मैं आज यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ सिद्धेश्वर मंदिर गया। यहाँ ये जो शहर है, ये शहर उस तालाब के साथ गहरा रिश्ता रखता है, और जिस सिद्ध ने उस तालाब को बनाया उस वक्त का उसका डिजाइन क्या था। एक तरफ तालाब बनाया और तालाब से निकाली हुई मिट्टी पर बीच में नेस्टा बनाकर उस पर मंदिर बनाया, बीच में, बीचों बीच। तो उस व्यक्ति के मन में, जो सिद्ध पुरुष था, उसके मन में एक डिजाइन होगा, उसी डिजाइन से उसने अपनी मिट्टी को ठीक जगह पर रखकर बिना कुछ बिगाड़ किए उसमें से एक नया सृजन कर दिया। तो ये जो सृजन का, ये जो क्रिएशन का डिजाइन होता है, उस क्रिएशन के डिजाइन में डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और डिजास्टर नहीं होता। जिस डेवलपमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट नॉलेज का हो, वो डिस्प्लेसमेंट लोगों का हो, वो डिस्प्लेसमेंट ग्रीनरी का हो, वो डिस्प्लेसमेंट सॉइल का हो। जिस डेवलपमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है
उस डिस्प्लेसमेंट में डिस्ट्रक्शन इनबिल्ट होता है, और वो जो डिस्ट्रक्शन है वो फाइनली आपके लिए डिजास्टर बनता है। दोस्तों, आजादी के बाद हमने बहुत काम किया है, इस देश ने बहुत काम किया, लेकिन इस देश में जब हमें आजादी मिली तब केवल 4% जमीन पर वाटर स्केर्सिटी थी। आज 62% लैंड अंडर द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। महाराष्ट्र, इस देश का महाराष्ट्र, विकास के गति में नंबर 1। क्यों? क्योंकि 42% लार्ज डैम ओनली इन योर स्टेट, 42%। तो पानी का सबसे ज्यादा काम जिस राज्य में हुआ है उसका नाम महाराष्ट्र है। फिर भी सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जिस राज्य में होती हैं उसका नाम भी महाराष्ट्र है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप में शायद डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन थी वो हमारी अपनी नहीं थी। वो हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी इंडस्ट्री में, वो हमारी सोच नहीं थी, वो सोच कहीं और से आई थी, और उस सोच को उन्होंने अपने विकास का, अपने डेवलपमेंट का इंडिकेटर मान लिया था, पैमाना मान लिया था। इसलिए हम उस रास्ते पर चलते हुए इस देश के अंदर ड्राउट एंड फ्लड क्रिएट कर रहे हैं, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल क्राइसिस एवरीवेयर, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज एवरीवेयर। कल मैं इस शहर के एक बड़े तालाब पर था, उजनी पर, और वहां उस इलाके में बहुत लोग इकट्ठे हुए। एक जमाने में उजनी डैम यहाँ के विकास का एक अच्छा मॉडल था, लेकिन आज वही उजनी डैम यहाँ के विकास का मॉडल नहीं है। लोग त्रस्त हैं पानी से, पानी बीमार है। आपका उजनी डैम आईसीयू में भर्ती है, और उसका इलाज करने वालों को यह मालूम नहीं है कि इस प्रॉब्लम का डायग्नोस और वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हम नहीं जा रहे। मुझे कल बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं उजनी डैम पर बहुत बार आया हूं, और सोलापुर मेरे लिए ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि इस दुनिया में मुझे मेरी पहचान बढ़ाने में सोलापुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ की बहन सुरेखा साहा ने 92 में जो उनको याद है किताब का नाम, उस किताब में अभी तक 9 एडिशन छप चुके हैं, वो हमेशा खत्म हो जाती है, और अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ सब में तो वो आ गई। तो सोलापुर का रिश्ता मेरे साथ इमोशनल है, केवल दिमागी नहीं है। इसलिए मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं वो दिमाग की नहीं है, वो दिल की है। दोस्तों, सोलापुर को यदि आगे जाना है तो सोलापुर में ये देखना होगा कि हमारे जो पानी के सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को हम कैसे अविरल निर्मल रख सकें, उन स्रोतों को हम कैसे सनातन बना सकें। सिद्धेश्वर तालाब में ग्रीन कलर की एल्गी है, और वो एल्गी बिना किसी केमिकल के नहीं आती, और वो जो केमिकल कंटेमिनेशन है वो अभी केवल मछलियों को मारा है और कछुओं को मारा है। कछुआ जब मरता है जब कुछ बहुत सीरियस कंटेमिनेशन होता है, नहीं तो जो कछुआ होता है वो आखिर तक जीता है, वो सबसे गंदे पानी में जी सकता है।
तो यदि उस तालाब का पानी में कछुआ मर रहा है तो फिर हमें सोचना होगा। आज सुबह के वक्त मंदिर के अध्यक्ष जी दिख नहीं रहे हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की बातचीत में शामिल होंगे तो हम इस बात को और ज्यादा सार्थक और व्यवहारिक एक्शन ओरिएंटेड बना सकेंगे। उन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन कमिश्नर साहब यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, वो आए हैं और उन्होंने आज सुबह मुझे पूरा अपना तालाब चारों तरफ से घुमा के उसकी सारी हिस्ट्री सब कुछ बताने की कोशिश की। मैं उनको थैंक्स देता हूँ इसलिए कि उन्होंने उस तालाब का ज्ञान वर्धन किया, उस तालाब का ज्ञान मुझे उसके अंदर जो छुपा था वो बढ़ाया, बताया। दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी होती है और जो शहर होता है, नगर होता है और नगर के लोग होते हैं, उनके रिश्तों में एक बड़ी गहराई होती है। और वो जो गहराई का रिश्ता होता है वो लोग अपने पानी से, अपनी प्रकृति से और अपने चारों तरफ का जो परिवेश है उसके साथ जोड़ के देखते हैं। इसलिए स्वाति बहन से मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं आप सबके सामने कि आपकी यूनिवर्सिटी को सबसे पहले यहाँ की कमिश्नरेट के साथ मिलकर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, ये जो पानी में पॉल्यूशन है ये क्यों है, कहां से आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सुबह मुझे ईमानदारी से बताया कि हमारा कोई भी सुएज इस पानी में नहीं मिल रहा है, फिर भी ये क्यों आई हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो ये शोध करने में यूनिवर्सिटी उनको मदद कर सकती है और आपकी यूनिवर्सिटी उनको मदद करेगी तो सोलापुर के लोगों को लगेगा कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, इस यूनिवर्सिटी को इस इलाके में जो इकोलॉजिकली अभी क्राइसिस है, क्लाइमेट की जो क्राइसिस है, इस पर खासकर जो इस इलाके की जल संरचनाएं हैं, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, उनको रिजुनेट करने में ये यूनिवर्सिटी अपनी भूमिका एक्सप्लोर कर सकती है। देख सकती है कि इसमें मेरे बच्चे क्या सीखेंगे वहां जाके, और बच्चों को लगे कि यार देखो हम पढ़ रहे हैं, रियली हम नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं ये काम करते हुए। केवल क्लासरूम में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो जब मौके पे जाएंगे, आओ सिद्धेश्वर को जाने, आओ यहाँ की नदियों को जाने, आओ उजनी डैम को जाने, जब ये बच्चों में ये स्लोगन अपने आप इमर्ज होगा कि ये हमारे जानने के लिए है और उस जानने में एक इंजॉयमेंट है, एक हैप्पीनेस है, एक आनंद है, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम यहाँ के शिक्षकों को स्वाति बहन से पूछकर बनाने चाहिए कि हम महाराष्ट्र के लिए, मराठवाड़ा के लिए, खासकर सोलापुर के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली और खासकर जो यहाँ की वाटर बॉडीज है। अब मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, आपका शहर बहुत ही कल्चर्ड शहर है, एक सांस्कृतिक शहर है, और सांस्कृतिक शहर की जो संस्कृति है वो प्रकृति के योग के बिना टिकती नहीं है। जब संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ जाती है तो वहां की सिविलाइजेशन और वहां की कल्चर सनातन बनने लगती है। उसके अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है वो अपने आप आने लगती है। फिर उसके लिए आपको अलग से कोर्स नहीं चलाने होते, फिर वो अपने आप इमर्ज होने लगती है। इसलिए सोलापुर को अभी वक्त है, एक जमाना था जब आप टेक्सटाइल में और चद्दरों में नंबर 1 थे। अभी नंबर 1 आप किस में है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे वो दिन जरूर सोलापुर के याद है कि सोलापुर सचमुच भारत में, हम यदि रेल से गुजर रहे हैं, मैं सर 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं जवान था, जवान अभी भी हूं, लेकिन उस जमाने में हम स्टेशन पे रुक के चद्दर जरूर खरीदते थे यहाँ से। यदि चद्दर कहीं की लेनी है तो सोलापुर की, और सोलापुर की चद्दर भारत के नॉर्थ के राज्यों में गौरव की चद्दर मानी जाती थी। वो इसलिए कि यहाँ जो यहाँ के व्यापारी थे वो बड़ी ऑनेस्टी से काम कर रहे थे उस वक्त,
उसमें वो लाभ के लिए जरूर करते थे, लेकिन लाभ के साथ साथ शुभ का भी ख्याल रखते थे। जब बिजनेस में लाभ और शुभ दोनों बराबर चलते हैं तो वो सनातन बन जाता है, सस्टेनेबल बन जाता है। इंडियन बिजनेस में और इंडियन इंडस्ट्री में ये जो दोनों शब्द हैं, लाभ और शुभ, हमारे बुजुर्गों ने बहुत साइंटिफिक ढंग से सोचकर, ऋषित्व तरीके से सोचकर इन दोनों शब्दों को हर महाजन के लिए अनिवार्य किया था। और शुभ जो है वो हमारे घर के राइट साइड में लिखा जाता है और लाभ जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। इसका मतलब साफ था कि आपको लाभ कमाना है, वो मना नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं कह रहे कि लाभ ना कमाओ, पर वो कह रहे हैं लाभ कमाने से पहले जरा शुभ देख लो कि तुम्हारा बिजनेस किसके लिए कितना शुभ है। ये जब दृष्टि आती है तो हमारे बिजनेस के सारे लीडर, और ये केवल बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं है, ये हमारे सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स के लिए भी है, ये हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी है। उनको भी यदि प्लानिंग करनी है इस देश को चलाने की तो उनको पहले हमारी वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी का दूसरा मतलब शुभ भी होता है, जो आपके कल्याण के लिए सुरक्षा प्रदान करता हो, वहीं से शुभ का एंट्री होता है। तो जब हमारे जीवन को, हमारे जीविका को, हमारी जमीन को सुरक्षा प्रदान करने वाले काम हम जब शुरू करते हैं तब हम एक तरह से शुभ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में अब हमारा लाभ हमारी प्रायोरिटी हो गया है। शुभ जो है वो अब हमारी सरकार ने शुभ के लिए एक सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह बड़े फैशनेबल काम शुरू किए हैं, बड़े फैशनेबल हैं, लेकिन सचमुच उनके अंदर शुभ नहीं। ये हुआ तो शुभ के लिए ही था कि कल्याण के लिए हो, गरीबों के लिए, गरीबों का उत्थान हो, पानी की संरचनाएं ठीक हो, जंगल लग जाए, पेड़ लग जाए, हरियाली आ जाए। दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए आपको राजस्थान ले चलता हूं। 50 साल पहले, 52 साल पहले जब हम काम शुरू कर रहे थे, तब हमारे इलाके के लोग एक गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना मेरे खेत में हरियाली है, तो मेरे बुढ़ापे में खुशहाली कहां। ये दुख भरे गीत हम हर गांव में सुनते हैं। जब उन लोगों ने अपने आप ये काम शुरू किया, उसके 15 साल के बाद गीत बदल गया। जरा इन दोनों गीत के बीच का कॉन्ट्रास्ट, पर्यावरण को, इकोलॉजी को और क्लाइमेट पे काम करने वालों को समझने की जरूरत है। अभी गीत क्या गाते हैं, आजकल कौन सा गीत गाते हैं? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू, और अब उनको एक पोती भी हो गई है, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और पोती लौट आए हैं घर। अब वो करते हैं खेती, कुएं में है पानी, खेत में है हरियाली। अब मुझे मालूम है, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, मेरा पोता और मेरी पोती रहेंगे मेरे साथ। वो करेंगे खेती, खेतों में होगी हरियाली, कुएं में होगा पानी, तो मेरे जीवन में रहेगी खुशहाली।
इसके लिए हमने कोई क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए कभी भी कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया, कभी भी कोई एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया। हमने जो भी कुछ काम में लिया पिछले 50-52 वर्षों में, लोकल टेक्नोलॉजी, लोकल इंजीनियरिंग और साइंस विद कॉमन सेंस। देखो ऐसे काम बिना साइंस के नहीं होते, बट जब साइंस को आप केवल डेटाबेस बना के पीएचडी की डिग्री लेके इक्वेशन बनाने लगते हैं, तब उस पीएचडी की डिग्री में लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ाव नहीं रहता। वो आप एक न्यू इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं और आपको पीएचडी देने का हक हो जाता है, और फिर उसकी पीएचडी को वैलिडेट करने के लिए आप 3 प्रोफेसरों का पैनल बना के उसकी वाइवा भी ले लेते हैं। बट वो पीएचडी आपकी अलवारी की शोभा बढ़ाती है। वो सोलापुर के लिए कितनी काम की है कि नहीं, कैसे उपयोगी है कि नहीं, ये हमारे तीनों प्रोफेसरों ने वाई के वक्त सोचा कि नहीं। ऋषि साहब ये आपको अर्ज कर रहा हूं। दोस्तों, हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये सब काम में लेनी है, लेकिन इसकी रियली ये कितनी रेस्पॉन्सिबल वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यदि अपने पूरे काम को, 52 साल के काम को 2 शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग यूज की, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विद कॉन्शियसनेस एंड इक्वली कंसर्न विद द नेचर थी, और जो साइंस थी वो कॉमन सेंस वाली साइंस थी, वो साइंस विद सेंस थी। तो इस पूरे के पूरे काम में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट था, जिसका परिणाम मैं MIT विश्वप्रयाग यूनिवर्सिटी में आके बोल रहा हूं। हमने पिछले 50 वर्षों में 23 मरी हुई सूखी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना दिया। 6332 चंबल के डाकुओं की बंदूकें छुड़वा के उनके हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया, और वो अब बागी से किसानी में लग गए। साढ़े 12 लाख लोग जो अपना गांव छोड़ के शहर चले गए थे, पानी आने पर वापस अपनी जमीन में आके खेती करने लगे। ये जो 23 नदियां जिंदा हुई, जब नदियां जिंदा होती हैं तो वहां की सभ्यता और संस्कृति पुनर्जीवित हो जाती है। जब नदियां मरती हैं, जब सरिताएं सूखती हैं, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति गिर जाती है। इसलिए जिस क्षेत्र में केवल लूटपाट होती थी, मारकाट होती थी, अब आप रात को दिन को जब जाना हो चंबल चले जाना, सोचने की जरूरत नहीं है। बंदूकें खत्म हो गई, खेती करते हैं। ये कौन सी लीडरशिप है? मैंने कहा, मैं अपनी स्वाति बहन को एक बार फिर अर्ज करता हूं कि अब आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ 2-4 राजेंद्र सिंह बन जाने चाहिए। 2-4 विद्यार्थियों को राजेंद्र सिंह बना दो, उनके अंदर पागलपन भर दो। ये बिना पागलपन के नहीं होता है। थोड़ा बहुत पागलपन जिस दिन हमारी यूनिवर्सिटी भर देगी, फिर आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की
इतनी मारा मारी होगी, क्योंकि दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस, दुनिया में हमारे लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारे जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारे लिए बहुत टेरेबल हो रही है। और उस टेरेबल लाइफ को सिंपल बनाना है, सरल बनाना है। तो इस जीवन की सभ्यता और संस्कृति को प्रकृति के योग के साथ बैठाना है। जब आपकी संस्कृति प्रकृति के योग के साथ बैठ जाती है, तो आपके जीवन में बहुत सारी सिंपलिसिटी अपने आप आ जाती है, बिना कोशिश के। आपको सिंपल बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आने लगती है। तो हम अपने विद्यार्थियों को, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कॉम्प्लेक्स में है, वो कैसे सिंपलिसिटी में बने, कैसे सिंपल बने। और ये जो सिंपलिसिटी है, ये भारत के हर कोने में अभी भी बैठी है। सिंपलिसिटी को सब जगह लोग पसंद करते हैं भारत में। ठीक है, कुछ लोगों ने हमें दिखावा, जरा हमारी आंखों को टेम्परेरी सुंदर दिखने वाली चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया है, तो दिखावा को थोड़ा बहुत कारगर दिखता है, पर उस दिखावे को लोग अंदर से पसंद नहीं करते, बाहर से पसंद करते हैं। वो बाहर का दिखावा है। हमारे यूनिवर्सिटी में जोशी साहब, थोड़ी सादगी आ जाए विद्यार्थियों में, तो फिर मराठवाड़ा के सब लोग कहेंगे, अरे भाई, हमें तो अपनी बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजना। सादगी बहुत पसंद है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम देता हूँ, राजस्थान वनस्थली, आप भी जानते होंगे, वनस्थली विद्यापीठ। उस विद्यापीठ, उस यूनिवर्सिटी में 20,000 के आसपास लड़कियां पढ़ती हैं। कितनी? 20,000। उस यूनिवर्सिटी में लड़कियों को खादी पहननी पड़ती है और मोबाइल नहीं रख सकती। अब देखिए कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, फिर भी कितनी लड़कियां उसमें पढ़ के बड़ी से बड़ी बन गई। तो अभी ये जो यूनिवर्सिटी है, बहन जी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, पर मेरे मन से, आत्मा से जो निकल रहा है वही बोल रहा हूं। आप इसको अदरवाइज मत लेना। मैं आपसे इतना ही अर्ज कर रहा हूं कि अभी इस यूनिवर्सिटी में अंकुरण है, न्यू जर्मिनेशन है। अभी आप जो भी कुछ बनाएंगी वो चल जाएगा। बाद में चलाना आपके लिए भी मुश्किल होगा, आपके प्रोफेसर ही आपको घुमा देंगे। हाँ, अभी नहीं घुमा पाएंगे। अभी तो आप जो कहेंगी वो हो जाएगा। और आपके पिताश्री ने उस सादगी को अपनी लाइफ में तो कम से कम रखा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में रख दीजिए। दोस्तों, हमें ये लगता है कि मराठवाड़ा में जो पानी की वर्षा है वो मेरे इलाके से 3 गुनी ज्यादा है। हम यदि राजस्थान में मरी हुई सूखी नदियों को जिंदा कर सकते हैं, तो सोलापुर में भी जो यहाँ की स्ट्रीम पहले शुद्ध सदा नीरा नदी थी, वो अब नाले बन गई हैं, उनको नदी बनाने का सोचना चाहिए। जिस राष्ट्र की नदियां नाले बनती हैं, वो राष्ट्र सदाचारी नहीं रहता। जिस राष्ट्र के नाले नदी बनने लगते हैं, वो राष्ट्र सदाचारी हो जाता है। तो अभी हमें मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आपकी यूनिवर्सिटी ले, यहाँ जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी आपके संस्थान में आए हैं, सबको मिलके ये सोचना चाहिए कि एक छोटी नदी, मैं बड़ी नदी की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटी नदी को शुद्ध सदा नीरा बनाने का संकल्प यदि हम लेते हैं, तो हम एक नई लीडरशिप अपने इस इलाके में दे रहे हैं। अब जो लीडरशिप की जरूरत है, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की लीडरशिप की जरूरत नहीं है।
अब लीडरशिप की जरूरत है, सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप और रियल स्पिरिचुअल लीडरशिप। जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं वो लीडरशिप नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल, कल्चरल, नेचुरल लीडरशिप चाहिए। और ये कल्चरल, नेचुरल, स्पिरिचुअल लीडरशिप आएगी देहातों से। अरे इनके नाम की ताली तो बजा दो यार, गजब की बात है। मैं बोल रहा था उससे पहले उन्होंने बोल दिया, वो वहां से आएगी, क्योंकि वहां अभी भी थोड़े सीड हैं, सम सीड ऑफ होप अभी है वहां। तो हम वहां से शुरू करके यहां ले आए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो आपके अच्छे काम को आपके साथ खड़े होने वालों की एक लंबी लिस्ट और एक लंबी लाइन बन जाती है, फिर आप अकेले नहीं रहते। अच्छा काम शुरू करने में शुरू के दिनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया। मैं जब राजस्थान में पहला बांध गोपालपुरा में बनाया तो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 के तहत सेक्शन 55 और सेक्शन 58 लगा के मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। उस मुकदमे में ये था कि आपने राजस्थान सरकार का पानी रोक लिया। मैंने कहा भाई राजस्थान सरकार पानी कहां बनाती है, कोई फैक्ट्री है क्या पानी बनाने की, मुझे बता दो। मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो बारिश आती है वो अरेबियन सी से आती है। मैंने कहा अरेबियन सी में खारा पानी है और सूरज ने उस खारे पानी को डीसैलिनेट करके H2O गैस में बदला और वो H2O गैस बादल के रूप में वहां से चल के यहां आई है। ये तुम्हारी सरकार ने नहीं किया, इसलिए इन बादलों से निकला पानी तुम्हारी सरकार का नहीं हो सकता। ये पानी जिनकी जमीन पर बरसा ये उनका, और ये जो बांध बनाया है उन सब 4-5 गांव के किसानों ने मिलकर बनाया है जिनकी जमीन है, और ये उनका कागज है, ये उनका एग्रीमेंट है। मैंने वो कागज ओरिजिनल नहीं दिया उनको, फोटोकॉपी लगा के उनके नोटिस के साथ नीचे लिखे कह दिया हाँ ये मैंने बनाया है, आपका कानून जो है उसके अनुसार मैंने अपराध किया है, लेकिन नेचर ने ये मुझे हक दिया है कि ये पानी की बूंदें हमारी जमीन के लिए, हमारे जीवों के लिए उन्होंने हमें दी है, इसलिए हमने इसका संरक्षण किया। बस ये था मेरा उसका जवाब। और सर ये सेक्शन 55 और 58 यदि यहां कोई वकील बैठा तो देख सकता है, विदाउट जुडिशियल एक्शन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, केवल सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, उससे नीचे नहीं, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विदाउट जुडिशियल एक्शन आपको जेल भेज सकता है। कितने मुकदमे हुए? एक नहीं, 377। उस जमाने में राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन साहब। तब तक हमारी नदी अरवरी बहने लगी थी, पैरेंजल हो गई थी, और बहुत सारे अखबारों ने कवर स्टोरी से लेके इतना सब लिखा, मुझे अब नाम भी लेना मुश्किल, सब ने, नेशनल, आपके इंटरनेशनल, सब ने, CNN ने फिल्में बनाई। तो हमारे राष्ट्रपति को लगा कि यार ये जाके देखना चाहिए राजस्थान में नदी कैसे जिंदा हो सकती है। महाराष्ट्र में कहीं तो हो सकती है जहां बारिश होती है, पर राजस्थान में नदी कैसे जिंदा हो सकती है, ये तो कुछ फॉल्स है। और राष्ट्रपति हमारे बहुत ही ऑनेस्ट राष्ट्रपति थे। उन्होंने राजस्थान सरकार को लिखा, राजस्थान सरकार ने कहा कि इनके खिलाफ 377 मुकदमे हैं, राष्ट्रपति जी आएंगे तो बदनामी होगी। अब वो राष्ट्रपति भी पक्के थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम बना के कहा कि मैं 28 मार्च को ये अरवरी नदी देखने जा रहा हूं, बस समाचार भेज, और वो 28 मार्च को आ गए।
जब वो आए तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा, यार ये मुकदमे है क्या, जरा फाइल लेके आओ जल्दी में देखो। वो मुकदमा लिखा था कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के मुताबिक 2.5 फीट से ज्यादा गहरे नाले को नहीं, 2.5 मीटर से ज्यादा गहरे नाले को नहीं रोक सकते। 2.5 मीटर से ज्यादा गहरा नाला सरकार का नाला होता है। तो मैंने बस इतना सी बात है यार, ये कोई पानी का मालिक तो नहीं है राजेंद्र सिंह, इसने कोई डैम को क्लेम किया क्या वो मालिक है? तो सबने कहा नो सर, उसने तो आज तक कोई क्लेम नहीं किया कि ये मेरा है, वो लोगों का है, लोगों के लिए किया है। वो लिख के दिया है उसने कि मैं इस डैम का मालिक नहीं हूँ, ये मैंने लोगों के लिए बनाया। सब डैम के बारे में लिख दिया था मैंने, जितने बनाए थे, कि मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, ये लोग मालिक है जिनके लिए बनाए। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जल्दी करो, ये 2.5 मीटर की जगह 2.5 फीट कर। बस 2.5 फीट किया तो मेरा तो कोई भी डैम उसमें आ नहीं रहा था। 2.5 फीट से ज्यादा गहरा नाला मैंने कोई रोका नहीं था, ना कोई नदी रोकी थी। तो जब ब्यूरोक्रेट को समझ में आता है कि कुछ ठीक करना है तो वो एक रात में कर देता है। सर सारे मुकदमे एक रात में कहां चले गए मुझे आज तक मालूम नहीं। यदि मैं डर जाता तो मैं आज आपके सामने खड़ा होकर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे धाड़ धाड़ के नहीं बोलता। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि देखो, जब आप नेचर के साथ काम करते हैं तो नेचर से थोड़ी दोस्ती करनी पड़ती है। अवर एंट्री पॉइंट विद लव टू नेचर, और जब उस नेचर के साथ हम एक्शन करने लगते हैं तो हमें उस नेचर पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार ये नेचर तो हमारे लिए है, इसी नेचर ने तो हमें बनाया है, और इसका हेल्थ हमारी हेल्थ के साथ बहुत गहरा रिश्ता रखता है। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस हमारे मन में आता है तब हमारा स्वभाव बदल जाता है, उस प्रकृति के प्रति हमारे मन में फिर रेस्पेक्ट आ जाता है, सम्मान आ जाता है, और वो जो सम्मान है वो हमारे अंदर ट्रस्ट पैदा करता है, और उस ट्रस्ट से ही हमारी फेथ बनती है। भारतीय पर्यावरण और प्रकृति की आस्था में भारत का जो प्रकृति प्रेम था अपने भगवान के प्रति, हमारा भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता था तब, अब हमारा भगवान मंदिर में रहता है, और वो सीमेंट कंक्रीट के मंदिर में रहता है। हमारे शरीर का जो मंदिर है उसमें नहीं रहता, ऐसा हमने मान लिया। पर मेरा भगवान तो मेरे उसी भगवान में रहता है। मेरा भगवान कौन है? जैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि, और न से नीर, है गे वे आ ने। ये जो भगवान जी हैं, ये भगवान जी भारत के सारी भाषाओं में है, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में है। जिस ऋषि मनीषी ने उस जमाने में भगवान शब्द बनाया होगा, उसके दिमाग में इस भगवान का डिजाइन सत्य के अन्वेषण से हुआ, किताब पढ़ के नहीं हुआ। उस ऋषि ने सत्य का अन्वेषण किया कि ये असली भगवान कौन है। असली भगवान वो होता है जो हम सबको चलाता है, हम सबको बनाता है, और हम सब 5 एलिमेंट से बने हैं, 5 महाभूतों से बने हैं। और ये जो 5 महाभूत हैं, इनका जब योग होता है तो एक छठा अंश बनता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और ये जो आत्मा है ये हमारे परमात्मा का अंश है। तो आज हम अपने विद्यार्थियों को इस प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए ये जो 5 महाभूत का दर्शन है, 5 महाभूत का जो विज्ञान है, जिसको हम वैदिक ज्ञान कह सकते हैं, इसके साथ कैसे जोड़ें।
हमारे पास कोई कैरिकुलम नहीं है सर जोशी साहब, और केवल आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश की यूनिवर्सिटीज को कह रहा हूं। इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में भगवान पढ़ाया नहीं जाता है, केवल भगवान की पूजा सिखाई जाती है। और ये भगवान हमें कैसे बनाता है और ये कैसे इस प्लेनेट को, इस ब्रह्मांड को बनाता है, ये जो दर्शन है, ये दर्शन आज हमें अपनी अगली पीढ़ी को समझाने की जरूरत है। दोस्तों एक बात मैं आंख बीच के कह सकता हूं कि हम दुनिया के गुरु थे, पर कब तक थे? जब तक हम इस भगवान को जानते थे, जिस भगवान को मैंने अभी कहा। ये भगवान जब तक हमारा भगवान था तब तक हम दुनिया को किसी भी कोने में जाकर सिखा सकते थे मानवीय और प्रकृति और भगवान के रिश्ते। आज सिखा सकते हैं क्या? आज पढ़ा सकते हैं क्या हम? मुझे लगता है कि हमें अपने रियल भारतीय ज्ञान तंत्र को अब यूनिवर्सिटीज में किसी ना किसी रूप में लेके आना होगा। हम यदि सचमुच कुछ इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम को विद्या में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इस शिक्षा में हम दोबारा गुरु नहीं बन सकते। कोई भी मुझसे आंख बंद करके लिखवाना चाहता हूं, मैं लिख दूंगा, नहीं बन सकते। यदि हम दुनिया के गुरु बन सकते हैं तो हम विद्या में बन सकते हैं, और अभी भी हमारी विद्या बची हुई है। बस इस एजुकेशन सिस्टम को विद्या के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और ये अगले 10-20 साल में कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आपकी EIA खा जाएगी आपको और आपके लिए जगह नहीं बचेगी। माफ करना, जरा कड़वी बात है, अभी आज आपको अच्छी नहीं लगेगी, और 20 साल बाद लिख के याद कर लेना कि हमारी पोजीशन क्या होगी इस दुनिया में। आज जो EIA हमें सिखाता, पढ़ाता, बताता है, वो हमारा ज्ञान नहीं पढ़ा रहा है, वो अमेरिकन ज्ञान पढ़ा रहा है। तो हमें अपना रहना है ना भाई। गुरु तो हम अपने ज्ञान से बन सकते हैं ना, अमेरिका के ज्ञान से बनेंगे क्या? बोलो ना यार, नहीं बन सकते। तो आदरणीय स्वाति बहन, अभी आपके हाथ में बहुत कुछ है। अभी आपकी उम्र भी जवान है और आपकी यूनिवर्सिटी भी तरुण है, यूनिवर्सिटी तरुण है और हमारी स्वाति बहन जवान है, तो दोनों का योग अच्छा है। इसलिए आप जरा कोशिश करिए थोड़ा। आपकी इस कोशिश में आप मुझे जब भी याद करेंगे, मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा, मैं आपके काम के लिए आ जाऊंगा और आपके ऊपर कभी लायबिलिटी नहीं बनूंगा। मैं समझता हूं मुझे इतना ही बोलना चाहिए। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लो।